गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं मयंक सर आज के अपने इस लेक्चर में जो अपना 12th NCERT का 9th चैप्टर है स्ट्रेटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, ये वाला जो चैप्टर आपका है, इस चैप्टर को वैसे अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका जो फर्स्ट हाफ है, पहला पार्ट, वो तो एनिमल ब्रीडिंग के रेफरेंस में आता है। सेकंड हाफ जो है इस चैप्टर का बच्चों, उसमें प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, उसके बारे में डिटेल में दे रखा है। तो ये जो सेकंड हाफ इसका प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट है, वो पोर्शन तो बच्चों बॉटनी वाले सर ने आपको करवा दिया है। आज अपन इस लेक्चर में इसका जो फर्स्ट हाफ एनिमल ब्रीडिंग वाला पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री वाला जो पार्ट है, उसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन। और जो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें अदर एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो मैं आपको अलग से ऐड करवा दूंगा। अब बच्चों, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हर बार नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो भी मेनली इसके एनिमल ब्रीडिंग वाले पॉइंट से आता है। क्लियर। और चैप्टर के लास्ट में अपन प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो चलें बच्चों, स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। लो, तो स्ट्रेटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। अब पहली बात तो बच्चों, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है, उस पॉपुलेशन को प्रॉपर फूड रिसोर्सेज कैसे मिल सके, उसके अकॉर्डिंग हमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उस बारे में डिटेल में दे रखा है। तो इस चैप्टर में जैसे एनिमल हस्बेंड्री वाला, ये अपन यही डिस्कस करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर ये बोटिंग वाले पार्ट में करवा चुके हैं सर। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। विद एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज ए मेजर नेसेसिटी। जिस प्रकार से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है बच्चों, फूड प्रोडक्शन एंड जो एनहेंसमेंट है वो मेजर नेसेसिटी है, मुख्य आवश्यकता। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग हैव ए मेजर रोल इन आवर एफर्ट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। अब यहां बच्चों अंडरलाइन कर सकते हो, सेवरल न्यू टेक्निक्स लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक आर गोइंग to play pivotal role in further enhancing food production। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ ली अपन ने, एंड टिश्यू कल्चर, ये कुछ ऐसी टेक्निक है जो फूड प्रोडक्शन एनहेंसमेंट में मेन रोल प्ले करेगी। क्लियर। अगला अपना पैरा बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक की ब्रीडिंग, उससे नई ब्रीड तैयार करना जो अपने लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। एज सच इट इज ए वाइटल स्किल फॉर फार्मर्स एंड इट्स एज मच साइंस एज इट इज आर्ट। एनिमल हस्बेंड्री यहां से अंडरलाइन हो जाएगी बच्चों, डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक लाइक बफेलो, काउ, पिग, हॉर्स, कैटल, शिप, कैमल, गोट एक्सेट्रा दैट आर यूजफुल टू ह्यूमंस। तो जो अपने यूजफुल होते हैं उन एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाना, नई नई ब्रीड तैयार करना, और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनसे जो भी अपने बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। क्लियर। चलो बच्चों, एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। इसमें पोल्ट्री और फिशरीज को भी इंक्लूड करते हैं बच्चों। पोल्ट्री में तो जनरली बर्ड्स, फोवल, मुर्गे मुर्गियां वगैरह वो इंक्लूड हो गए। और फिशरीज में देखो, यहां एक फिशरीज की डेफिनेशन आ रही है, वो अंडरलाइन कर लेना। फिशरीज इंक्लूड रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग ऑफ फिश, मोलस्का एंड क्रस्टेशियन। तो बच्चों नाम देखो, फिशरीज है, सुनियो। फिशरीज में नॉट ओनली फिशेज, ऐसे नहीं कि फिशरीज में केवल फिश की रियरिंग करेंगे, केवल मछलियों नहीं। फिशरीज में बच्चों ऑल एक्वेटिक एनिमल्स की बात होगी, ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल जिसमें आपके फिशेज भी आ गई, जिसमें मोलस्का भी आ गए, जिसमें क्रस्टेशिया भी आ गए। क्रस्टेशिया बच्चों आर्थ्रोपोड्स होते हैं, लाइक प्रॉन एंड क्रेब, ये एडिबल होते हैं। तो सब एक्वेटिक एनिमल जो अपने लिए बेनिफिशियल हो, उन सब की रियरिंग को क्या नाम दे देंगे, फिशरीज। तो नॉट ओनली फिशेज, सारे एक्वेटिक एनिमल। क्लियर। Since time immemorial, animals like bees, silkworm, prawn, crab, fishes, bird, pig, cattle, sheep and camels have been used by human for product like milk, egg, meat, wool, silk, honey। ये सब उनसे मिलते हैं, हम इनका यूज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट, इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70%, हाँ ये भी अंडरलाइन कर लेना, मोर देन 70% बच्चों ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। तो 70% जो पशुधन लाइव स्टॉक है वो कहाँ है, इंडिया और चाइना में।
क्लियर। हालांकि जो अपनी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो भी सबसे ज़्यादा चाइना एंड इंडिया, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, हाउएवर इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट the contribution to the world farm produce is only 25%, mean productivity per unit is very low, कि भी 70% अकेले चाइना इंडिया में है, फिर भी इनसे प्रोडक्टिविटी कम है। 25% ही बता रखी, स्पेशली इंडिया के रेफरेंस में बच्चों, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी साइंटिफिक टेक्निक यूज कम की जाती है, इसलिए प्रोडक्टिविटी मिल्क प्रोडक्शन भी कम होता है। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। Hence, in addition to conventional practice of animal breeding and care, new technology also have to be applied to achieve improvement in quality and productivity. पहला, मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। तो सबसे पहले बच्चों अपन डेयरी फार्म वाले पॉइंट पे आते हैं। डेयरी फार्म में आ गया क्या, उन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट मिलते हैं, वो डेयरी फार्म। काऊ, बफेलो, कैमल जिनसे मिल्क आता है, गोट। डेयरी, डेयरिंग, ये डेयरिंग वो वाला है, वो डेयरिंग नहीं है। इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। कैन यू लिस्ट द एनिमल दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ डेयरी, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड विद मिल्क फ्रॉम अ डेयरी फार्म। मिल्क से कर्ड, छाछ, बटर, पनीर, चीज सब आ गए बच्चों। इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील विद प्रोसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज यील्ड एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। यहां अंडरलाइन करेंगे बच्चों अपन, मिल्क यील्ड इज प्राइमली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। तो मिल्क यील्ड जो है प्राइमली, मेनली डिपेंड करता है किस पे, क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। ब्रीड, ब्रीड का मीन बच्चों वैसे नस्ल होता है, तो कौन सी ब्रीड की एनिमल कैटल है उसी पे डिपेंड करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि भी देसी गाय है, एक जर्सी है बच्चों, तो अपने को पता जो जर्सी ब्रीड वाली काऊ है उससे मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो मिल्क प्रोडक्शन या कोई भी प्रोडक्शन है वो मेनली डिपेंड करता है उस एनिमल की ब्रीड पे, नस्ल पे, क्लियर है बात। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल कंबाइंड विद रेजिस्टेंस टू डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ऐसी ब्रीड जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी हो और उसमें प्रोडक्शन भी क्या हो, ज्यादा, वो इंपॉर्टेंट है। For the yield potential to be realized, the cattle have to be well looked after, they have to be housed well, should have adequate water and be maintain disease free environment, proper रहने के लिए, खाने के लिए सारी चीजें बच्चों हो तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। The feeding of cattle should be carried out in a scientific manner with special emphasis on the quality and quantity of fodder। जो अपन कैटल को दे रहे हैं फूड, चारा वगैरह फॉडर जो भी दे रहा है वो भी बच्चों रफेज और सारी अमाउंट उसमें प्रॉपर हो ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। Besides, stringent cleanliness and hygiene are of paramount importance while milking, storage and transport of the milk and its product। तो वही है, हाइजीन वगैरह का ध्यान रखें। एक बच्चों इस पूरे पैराग्राफ में ये वाली जो लाइन है मैं इंपॉर्टेंट लाइन के अंडरलाइन करवा देता हूं, रेगुलर विजिट बाय ए वेटरनरी डॉक्टर वुड बी मैंडेटरी। तो टाइम टू टाइम वेटरनरी डॉक्टर भी विजिट करना चाहिए ताकि इनमें जो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज अगर है कैटल्स में उसकी जांच हो सके, ट्रीटमेंट हो सके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बच्चों अगले पैराग्राफ पे आते हैं अपन। अब काऊ की मेन ब्रीड कौन सी है, इंडिजिनस, देसी नस्ल और एक्सोटिक विदेशी नस्ल ब्रीड कौन सी, उसके बारे में मैं अभी आपको अलग से नेम लिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं अपन पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री में बर्ड्स, फोवल, मुर्गियों के बारे में मेन उन्हीं का है। पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फोवल यूज्ड फॉर फूड और देयर एग्स। तो इसमें डोमेस्टिकेटेड फोवल बर्ड्स के बारे में बात करें अपन, जिनका यूज एग और मीट, चिकन के लिए करते हैं। They typically include chicken and duck and sometimes turkey and geese। ये birds इसमें include होते हैं। The word poultry is often used to refer to the meat of only these birds, but in a more general sense it may refer to the meat of other birds too। तो हर birds के meat को generally इसी में include कर देते हैं poultry farm। As in dairy farming, selection of disease-free and suitable breed, proper and safe farm conditions, proper feed and water, and hygiene and health care are important components of poultry farm management। वही dairy farm management की तरह इसी में वही सारी बातें अप्लाई होती है बच्चों। नेक्स्ट पेरे पे आते हैं अपन। You may have seen TV news
और रीड न्यूज़पेपर, रिपोर्ट अबाउट द बर्ड फ्लू वायरस। हाँ ये देखियो बच्चों, बर्ड फ्लू वायरस विच क्रिएटेड स्कैर इन द कंट्री एंड ड्रास्टिकली अफेक्टेड एग एंड चिकन कंजप्शन। तो एक जैसे स्वाइन फ्लू नाम सुना ना, स्वाइन फ्लू, स्वाइन तो बच्चों पिग, सुअर से ट्रांसफर हुआ था H1N1 वायरस, वैसे बर्ड फ्लू जो वायरस था इसका वायरस है बच्चों H5N1 वायरस। ये बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ था, इसलिए लोगों ने ये चिकन एग खाने बंद कर दिए थे। बर्ड फ्लू वायरस, क्लियर है? वायरस याद रख लियो, H1N1 वायरस। हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द फ्लू इन केस सम चिकन आर इन्फेक्टेड? तो अगर कुछ बर्ड्स इन्फेक्टेड हो तो उनसे कैसे इस वायरस से बचा जा सकता है? तो एक सिंपल सा बच्चों तरीका ये है कि ये जो वायरस है वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकता, तो जो अफेक्टेड चिकन और बर्ड्स है उन्हें जला के, बर्न करके खत्म कर दिया जाए, तो हाई टेम्परेचर पर ये वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चलें, देन एनिमल ब्रीडिंग, ये वाला बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसके डबल स्टार लगा देता हूं। इस चैप्टर से जनरली जो क्वेश्चन आता है वो इसी पॉइंट से आता है, एनिमल ब्रीडिंग से आता है। करें इसको स्टार्ट। तो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ब्रीडिंग का मतलब क्रॉस बच्चों, तो अलग अलग ब्रीड का क्रॉस करवा के, सेम ब्रीड में भी क्रॉस करवा के अपन डिजायरेबल कैरेक्टर को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। एनिमल ब्रीडिंग एम एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इंप्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस। तो इसका मेजर एम तो यही हो गया ना कि यील्ड, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, डिजायरेबल कैरेक्टर को लाया जाए। वुड द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर डिफर विद चॉइस ऑफ एनिमल? वही है कि भाई ऐसी ब्रीड तैयार कर दो कैटल्स के रेफरेंस में जिसमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो, मीट प्रोडक्शन ज्यादा हो, और फोवल बर्ड्स के रेफरेंस में ऐसी ब्रीड तैयार करें जिससे एग का प्रोडक्शन क्या हो, ज्यादा, अपने बेनिफिशियल हो। What do we understand by the term breed? अब बच्चों ब्रीड का मीन, वैसे हिंदी में नस्ल बोल देते हैं, ब्रीड का मीन क्या है? देखो, ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स related by descent and similar in most characters like general appearance, feature, configuration etc. are said to belong to a breed। मतलब breed का मीन बच्चों वाह ऐसे एनिमल्स की कैटेगरी जो सेम डिसेंट हो और साइज, फीचर, जनरल अपीयरेंस में एक जैसे दिखते हो, हम उसको बोल सकते हैं वो एक ही ब्रीड का है। जैसे बोलते हैं ना बच्चों डॉग, ब्रीड ऑफ डॉग, कुत्ते की नस्लें। अब डॉग में अपन बोलते हैं कि जर्मन शेफर्ड है, लेब्राडोर है, तो ये जो जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, ये अलग अलग अपन टर्म यूज करते हैं, वो उन डॉग की अलग अलग क्या है, ब्रीड है, नस्ल है। क्लियर? फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम कॉमन ब्रीड ऑफ कैटल्स एंड पोल्ट्री इन द फार्म ऑफ योर एरिया। ठीक है, ये जो ब्रीड के नाम है वो भी बता दूंगा मैं, काउस की कौन सी इंपॉर्टेंट कैटल की ब्रीड और फॉल की ब्रीड। व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। तो सेम ब्रीड के बीच का क्रॉस है तो इनब्रीडिंग बोल देंगे बच्चों। वाइल क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड आर कॉल्ड आउटब्रीडिंग। तो डिफर ब्रीड के बीच का क्रॉस है तो आउटब्रीडिंग हो गया, और सेम के बीच का क्रॉस है तो इनब्रीडिंग उसको बोल देंगे। क्लियर है? चलें आगे, चलो नन है ना। इसके दो टाइप बता रखे हैं, एक तो इनब्रीडिंग को हिंदी में बोल देंगे अंतः प्रजनन, और आउटब्रीडिंग को बोल देंगे बही प्रजनन। वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हर बार क्वेश्चन बनता है नीट में, लगभग इसी पॉइंट से इस चैप्टर का क्वेश्चन बच्चों आ जाता है। अब देखियो इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग में डिफरेंस बच्चों। इनब्रीडिंग का मतलब तो अंतः का मतलब सेम, अगर क्रॉस एक ही ब्रीड के एनिमल के बीच हो रहा है बच्चों, समान नस्ल वाले जीवों के बीच का क्रॉस है, वो क्या कहलाएगा, इनब्रीडिंग। ठीक है, इनब्रीडिंग में सुन लेना, इसमें क्रॉस बिटवीन सेम ब्रीड, तो जो क्रॉस होगा वो किसके बीच होगा, एक नस्ल के जीवों के बीच का क्रॉस, उसे आप क्या बोल देंगे, इनब्रीडिंग। अब उस सेम ब्रीड में भी बच्चों वो जो एनिमल होंगे वो दोनों आपस में क्लोज रिलेटिव, क्रॉस बिटवीन क्लोज रिलेटिव, निकट संबंधियों के बीच का क्रॉस। तो क्या बोला हमने, इनब्रीडिंग में बच्चों क्रॉस किसके बीच हुआ, क्रॉस बिटवीन सेम ब्रीड, वो ब्रीड नस्ल एक ही होगी, उसके बीच का क्रॉस। आपस में वो क्या होंगे, क्लोज रिलेटिव, मेल और फीमेल क्लोज रिलेटिव होंगे, उसके बीच के क्रॉस को आप क्या बोल दोगे, इनब्रीडिंग। अब बच्चों जब क्लोज रिलेटिव के बीच का क्रॉस होगा तो देखियो, अगर वो क्लोज रिलेटिव है तो इससे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी बोले तो समयुग्मनजता,
ये बच्चों जेनेटिक्स में आपने पढ़ा है, होमो का मतलब सिमिलर कैरेक्टर। तो जब क्रॉस सेम ब्रीड के बीच हो रहा है, दोनों जो पेरेंट्स है वो क्लोज रिलेटिव है, उनके बीच क्रॉस हो रहा है, तो सेम कैरेक्टर, एक जैसे कैरेक्टर आएंगे, उसे अपन बोल देंगे होमोजाइगोसिटी। ये बढ़ती है। इस ब्रीड से, इन ब्रीडिंग से बच्चों प्योर लाइन डेवलप होती है, प्योर लाइन, शुद्ध वंश क्रम। तो अगर प्योर लाइन डेवलप करनी हो तो क्या करवाया जाएगा, इनब्रीडिंग करवाया जाएगा। और ये प्योर लाइन क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जेनेटिक्स की बात है। जैसे अपन बच्चों जो प्लांट टोल होता है, लंबा पादप, प्योर टोल, कैपिटल टी, इसका क्रॉस टोल प्लांट से करवाया, प्योर टोल से, तो F1 में आ गया कैपिटल टी, इसका भी सेम से यही क्रॉस, तो कैपिटल टी। तो ऐसे ही जो प्लांट आ रहा है ये अपने कैरेक्टर के लिए बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है। ये जो टोल है बच्चों, ये सेम के बीच क्रॉस करवा के तैयार किया, तो इसको बोलते हैं प्योर लाइन, शुद्ध वंश कर्म, जिसमें जो अपने कैरेक्टर के लिए वो बिल्कुल क्या होगा, प्योर। तो यहां भी आप क्लोज रिलेटिव के बीच क्रॉस करवा रहे हो, तो धीरे धीरे जो प्रोजेनी आएगी वो कैसी डेवलप हो जाएगी, प्योर लाइन। ये प्योर लाइन होती है जो अपन ने वहां मेंडल वाले में डिस्कस कर रखा होगा, नहीं उसको अपन कर लेंगे। ये प्योर लाइन, इसको अपन बोल देते हैं। तो बच्चों इनब्रीडिंग में हमने क्या बोला कि क्रॉस बिटवीन सेम ब्रीड, समान नस्ल का क्रॉस है, वो आपस में क्लोज रिलेटिव होंगे, इससे होमोजाइगोसिटी आएगी और क्या डेवलप होगी, प्योर लाइन। तो ऐसे पूछ रखा है कि अगर प्योर लाइन डेवलप करनी हो तो कौन सी ब्रीडिंग करवाई जाए, इनब्रीडिंग। क्लियर। अब सुनो, इनब्रीडिंग में बच्चों क्या होता है कि इनब्रीडिंग का अगर कॉन्टिन्यूअस इनब्रीडिंग करवाई जाए, लगातार इनब्रीडिंग करवाई जाए क्लोज रिलेटिव के बीच, कॉन्टिन्यूअस इनब्रीडिंग होगी क्लोज रिलेटिव के बीच, तो एक इंपॉर्टेंट, तो धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बच्चों डिक्रीज होगी। क्या कहा मैंने, अगर इनब्रीडिंग को कंटिन्यू रखते हैं, लगातार सतत रूप से इनब्रीडिंग करवाई जाए क्लोज रिलेटिव के बीच, तो धीरे धीरे नए कैरेक्टर आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि सेम के बीच का क्रॉस है। तो इससे प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम होती है, और इस प्रोडक्टिविटी का कम होना, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं बच्चों, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उस कंडीशन को क्या बोल देंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हिंदी में बोला अंतः प्रजनन अवसादन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कब, जब कॉन्टिन्यूअस क्या करवाई जाए, इनब्रीडिंग, तो धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम हो जाएगी, उसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। इसका भी अपन सॉल्यूशन अभी बताएंगे। अब इस इनब्रीडिंग में बच्चों क्या करते हैं, देखो इनब्रीडिंग में ये करते हैं कि सुपीरियर मेल और फीमेल को सिलेक्ट करते हैं, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को सिलेक्ट किया। सुपीरियर का मतलब योग्य नर और मादा का चयन। अब सुपीरियर मेल कैटल्स के रेफरेंस में, काऊ के रेफरेंस में, तो मतलब हो गया जिसकी प्रोजेनी ज्यादा बेटर हो, और सुपीरियर फीमेल का मतलब ऐसी काऊ या बफेलो का सिलेक्शन बच्चों जिससे मिल्क प्रोडक्शन क्या हो, ज्यादा। तो ऐसी गाय, काऊ को सिलेक्ट कर लिया जिसमें दुग्ध उत्पादन कैपेसिटी ज्यादा हो, तो उसको आप बोल दोगे सुपीरियर फीमेल, और जिसकी प्रोजेनी ज्यादा बेटर हो, सुपीरियर मेल। तो सुपीरियर मेल और फीमेल को सिलेक्ट किया, इनका पेयर में क्रॉस करवाया, ये तो फिर जो प्रोजेनी आए ऐसे अलग अलग, एक और मान लो इधर सुपीरियर मेल फीमेल को सिलेक्ट करके बच्चों इनकी प्रोजेनी ये तैयार की, तो कई पेयर में सुपीरियर मेल फीमेल को सिलेक्ट करके क्रॉस करवाया जाएगा। फिर इनसे जो प्रोजेनी संततियां डेवलप होगी, उनमें फिर बच्चों जो सुपीरियर होगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा, और उन सुपीरियर का फिर आगे क्रॉस करवाया जाएगा। तो मतलब हर स्टेप पर क्या किया जाएगा, सिलेक्शन। जो सुपीरियर है, जो योग्य है, उन्हें सिलेक्ट करो और उन्हीं का क्या करवाओ, क्रॉस करवाओ। ये कौन है, इन ब्रीडिंग। तो फिर से सुन लो, एनिमल ब्रीडिंग में हमने किसकी बात की, इंपॉर्टेंट है रे, ढंग से सुन लेना, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे अपन इसकी। क्रॉस बिटवीन सेम ब्रीड, लेकिन आपस में वो क्या है, क्लोज रिलेटिव। इससे क्या डेवलप होगी, होमोजाइगोसिटी और प्योर लाइन। लेकिन कॉन्टिन्यूअस जब इनब्रीडिंग रहेगी तो धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बच्चों कम होगी, और इस प्रोडक्टिविटी का कम होना कहलाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें ऐसा होता है कि सुपीरियर मेल और फीमेल को सेलेक्ट करके उनका क्रॉस करवाया जाता है अलग अलग पेयर में, फिर जो जो सुपीरियर प्रोजेनी आती है उसके बीच में क्रॉस होता है।
ठीक है। अब ये जो समस्या आई है, प्रॉब्लम, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है, प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है, इसे ओवरकम, इसे हटाने के लिए क्या कहा जाएगा? तो बच्चों ये जो दूसरी मेथड अपन अब इस पर आते हैं, इनब्रीडिंग के बाद हम बात करते हैं किसकी? आउटब्रीडिंग की। आउटब्रीडिंग क्या है ये सुन लो। आउटब्रीडिंग में बच्चों डिफरेंस है। पहला, इस आउटब्रीडिंग के हम 3 टाइप्स की बात करेंगे। आउटब्रीडिंग के 3 टाइप। सबसे पहला मैं लिख रहा हूं आउट क्रॉसिंग। सेकंड बेटा जी मैंने लिखा क्रॉस ब्रीडिंग। थर्ड एक वर्ड लिख रहा हूं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अंतः विशिष्ट संकरण। ये लो, तो आउटब्रीडिंग के 3 टाइप है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले इनको सुन लो, अच्छे से समझ लो। आउट क्रॉसिंग में बच्चों क्या होता है कि ब्रीड अभी भी सेम है, सेम ब्रीड के बीच का क्रॉस है, बट वो आपस में क्लोज रिलेटिव नहीं होते। देख लो डिफरेंस क्या है। इन ब्रीडिंग पे देख लेना, इन ब्रीडिंग में क्या बताया भाई? सेम ब्रीड का क्रॉस है लेकिन वो मेल फीमेल आपस में क्लोज रिलेटिव भी है बच्चों। आउट ब्रीडिंग में जो आउट क्रॉसिंग है उसमें भी ब्रीड क्या है? सेम ब्रीड के एनिमल का ही क्रॉस है, लेकिन वो आपस में निकट संबंधी नहीं है, उनकी एंसेस्टर में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है 4 to 6 जनरेशन तक। और जब बच्चों क्लोज रिलेटिव नहीं है तो कैरेक्टर भी क्या आएगा? नया आएगा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम देखना, कौन सी? ये जो प्रॉब्लम की बात कर रहे थे अपन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, प्रोडक्टिविटी का कम होना, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इसे ओवरकम, इसे रिमूव करने के लिए यही वाला स्टेप, इसे ओवरकम किया जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है सामने तो कौन सी मेथड यूज कर लो? ये वाली। कौन सी? आउट क्रॉसिंग। ये ध्यान रख लेना। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव और ओवरकम बाई किस मेथड से? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्या करवाया जा सकता है? आउट क्रॉसिंग। तो आउट क्रॉसिंग में बच्चों वो आपस में क्लोज रिलेटिव नहीं होंगे, क्लोज रिलेटिव नहीं होंगे, कैरेक्टर नया, और फिर से प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। फिर से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। ये आ गया, ये लो। देन अपन सेकंड वाले पे आते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। अब क्रॉस ब्रीडिंग में देख लो बच्चों, इसमें क्या है? हिंदी में इसको संकरण बोलते हैं, आप तो इंग्लिश वर्ड याद रख रही हो। क्रॉस ब्रीडिंग में जो क्रॉस होगा, क्रॉस बिटवीन डिफर ब्रीड, भिन्न नस्लों के बीच का क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड। तो ऊपर वाले में सेम ब्रीड थी, यहां ब्रीड ही क्या हो गई? अलग अलग। 2 अलग अलग ब्रीड वाले एनिमल सेलेक्ट किए, उनका क्रॉस करवाया, उन्हें अपन बोल देंगे क्या? क्रॉस ब्रीडिंग। इसका एक एग्जांपल भी अभी डिस्कस करेंगे। क्रॉस ब्रीडिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इस साल नीट का भी क्वेश्चन था बच्चों, हिजारडेल शिप। ये एग्जांपल है क्रॉस ब्रीडिंग का, भी पढ़ेंगे अपन। तो क्रॉस बिटवीन डिफर ब्रीड। तीसरा, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में बोला अंतः विशिष्ट संकरण। अंतः विशिष्ट संकरण, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बच्चों क्या होता है? इसमें क्रॉस बिटवीन डिफर स्पीसीज, 2 भिन्न जातियों के बीच का क्रॉस। तो अब तक तो आप ब्रीड की बात कर रहे थे, यहां 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच का क्रॉस। अगर बच्चों स्पीसीज ही अलग हो गई, दैट्स कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब नॉर्मली अपन बताते हैं ना बच्चों कि जो क्रॉस या रिप्रोडक्शन होता है वो सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच होता है। हमने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा भी है कि जैसे अगर ह्यूमन स्पर्म को हम किसी अदर स्पीसीज के ओवम पर छोड़ दें तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वो आपने फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन स्पीसीज स्पेसिफिक पढ़ के आए। ह्यूमन स्पर्म ह्यूमन ओवम को ही फर्टिलाइज कर सकता है, वो था ना सिमिलर स्पीसीज को। तो जनरली जो रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन है वो सिमिलर स्पीसीज के बीच होगा, डिफर के बीच नहीं होगा नॉर्मली। अगर इस केस में यहां क्या लिखा है? क्रॉस बिटवीन डिफर स्पीसीज, अलग अलग जाति के बीच का। तो इसके बच्चों जैसे एग्जांपल से अपन समझ लें, रेयरली एक्सेप्शनली कुछ ऐसे भी एग्जांपल है जैसे म्यूल
एंड हिन्नी। खच्चर जिसको बोलते हैं बच्चों, वैष्णो देवी के जाते हैं अपन, वैष्णो धाम, तो वहाँ खच्चर होते हैं ना, घोड़े और गधे के क्रॉस से। तो हॉर्स और डोंकी दोनों अलग अलग स्पीसीज है, तो नेचुरली दोनों के बीच का फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्रॉस पॉसिबल नहीं है, बट अगर एक्सेप्शनली रेयरली होता है तो वो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होगा डिफरेंट स्पीसीज के बीच। म्यूल और हिन्नी, इनमें छोटा सा डिफरेंस है, वो भी आप देख लो। म्यूल में बच्चों, म्यूल में तो जो मेल है वो डोंकी और फीमेल हॉर्स, मेयर। तो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस से जो प्रोजेनी आई वो म्यूल है। हिन्नी में बच्चों क्या होता है, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी, इससे हिन्नी। अब वैसे तो दो अलग अलग स्पीसीज में क्रॉस पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर हो और उससे जो प्रोजेनी बनेगी, जैसे म्यूल और हिन्नी बच्चों डिफरेंट स्पीसीज के क्रॉस से बन रही है, तो ऐसे केसेस में ये जो प्रोजेनी है म्यूल और हिन्नी, ये बताते हैं कैसी होती है, स्टेराइल होती है। स्टेराइल बोले तो बंदे होती है, जो अपने स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को मेंटेन नहीं रख पाती। तो अलग अलग स्पीसीज में क्रॉस पॉसिबल नहीं है। अगर हो प्रोजेनी भी बने तो वो बनने वाली प्रोजेनी जनरली कैसी होगी, स्टेराइल होगी। क्लियर? तो म्यूल का भी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में देके बता रखा है। तो ये टू टाइप्स की अपन ने डिस्कस कर लिया, एक तो किसके बारे में, इनब्रीडिंग, और दूसरा आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में बच्चों अगर ब्रीड सेम हो तो आउट क्रॉसिंग, ब्रीड अलग अलग हो क्रॉस ब्रीडिंग, और अगर स्पीसीज ही अलग अलग हो देन वी कॉल इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब वो हिजार्डेल वाली में बात कर रहा था, उसका थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। हिजार्डेल शिप भेड़ का एक एग्जाम्पल है। इसको बच्चों देखो, इसमें जो दो डिफर ब्रीड, मेल और फीमेल जो शिप ली थी, मेल तो ऑस्ट्रेलियन मैरिनो रैम्स, इसका क्रॉस था बीकानेरी एव्स से। तो बच्चों मैरिनो अभी बता रहे थे ना, एक अच्छी क्वालिटी जिससे वूल मिलती है वो मैरिनो। रैम्स बोलते हैं अपन यहाँ मेल शिप को, और एव्स EWES ये फीमेल शिप को बोला जाता है, नॉट एविज, एव्स बीकानेरी एव्स, ये अलग अलग ब्रीड की थी। इनके क्रॉस से ये डेवलप हुई हिजार्डेल, ये लो। और ये जो क्रॉस करवाया गया वो पंजाब। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हिजार्डेल शिप में जो मेल था वो तो मैरिनो रैम्स थी, फीमेल थी बीकानेरी एव्स, और इसे डेवलप तैयार कहाँ किया गया, पंजाब में। इस साल नीट में यही पूछा था, हिजार्डेल शिप वाला क्वेश्चन नीट 2020 में आया था। क्लियर है बच्चों? आ जाए एनसीईआरटी पे। चलो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अब अपन ये अलग अलग ब्रीड, अलग अलग एनिमल की ब्रीड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी है। तो आप एक बार बोर्ड पे देख लीजिए कि सबसे पहले अपन ने लिख रखा है ब्रीड ऑफ काऊ, गाय की उन्नत नस्लें। कौन कौन सी उन्नत नस्ल है बच्चों, जिससे मिल्क प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा होता है। तो गाय का वैसे जो साइंटिफिक नेम है बच्चों, ब्रैकेट में लिखा अपन ने बोस इंडिकस, बोस इंडिकस इसका साइंटिफिक नेम हो गया। अब ब्रीड में बच्चों दो कैटेगरी दे रखी है, इंडिजिनस और एक्सोटिक। इंडिजिनस तो होगी देसी ब्रीड, देसी नस्ल बोल सकते हैं अपन। एक्सोटिक बच्चों विदेशी, ये एक्सोटिक ब्रीड है। तो देसी में जैसे नाम लिख रखे हैं गिर, याद रख सकते हो, साहिवाल, थार पारकर और कांकरेज, ये है थार पारकर, कांकरेज, ये गाय की इंडिजिनस ब्रीड के नाम है बच्चों। और एक्सोटिक में होल्स्टीन, रेड डेन, जर्सी और ब्राउन स्विस। जर्सी जो ब्रीड है उसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो देख लिया अपन ने। ब्राउन स्विस ये इसकी विदेशी नस्लें ब्रीड होगी बच्चों, और गिर, सहीवाल, थार पारकर, कांकरेज ये इंडिजिनस ब्रीड होगी। क्लियर? अब इसमें ये जैसे गिर, सहीवाल बच्चों एक अलग से इनमें बता देते हैं, मिल्च ब्रीड। ये अगर वर्ड याद रखो, मिल्च ब्रीड का मीन होता है जिसका मेन यूज होता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन, मतलब ऐसी ब्रीड जिसका मेन रोल मिल्क प्रोडक्शन में होगा,
वो मिल्च ब्रीड कहलाती है। जैसे गिर और सहीवाल जो बच्चों है, इनका मेन रोल मिल्क प्रोडक्शन में इनका यूज होता है। ये ब्रीड कौन सी कहलाएगी? मिल्च ब्रीड, जिनका मेन रोल इसमें आ गया। क्लियर? तो ये कुछ काऊ की इंडिजीनस और एक्सोटिक ब्रीड। एक डिजीज बच्चों काऊ के रेफरेंस में बता रखी है, ये अपने कैटल्स के रेफरेंस में है। वैसे एफएमडी याद रख लियो, फुट एंड माउथ डिजीज, खुर पका मुंह पका बोलते हैं हिंदी में, फुट एंड माउथ डिजीज। तो इनमें बच्चों ये जो मवेशियां कैटल्स होते हैं, इनके माउथ और जो हूफ होते हैं, खुर, वहां इन्फेक्शन हो जाता है। एक वायरल डिजीज है जिसका पैथोजन एफ्थो वायरस है, या फुट माउथ डिजीज वायरस होता है, वो इन्फेक्शन माउथ में और हूफ में करता है। क्लियर? अगला बच्चों ब्रीड ऑफ बफेलो, भैंस की कुछ नस्लें दे रखी है जिसे बोस बुबेलस बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम हो गया। ये याद रखने के लिए जैसे सूरती, नागपुरी, जाफराबादी और मुर्रा है। सूरती, नागपुरी, जाफराबादी और मुर्रा, ये बफेलो की ब्रीड है। अगला बच्चों एक फोवल ब्रीड दे रखा है अपन ने, फोवल, ये भी आपके एनसीईआरटी में फोवल ब्रीड के बारे में। मुर्गे की नस्लें, मुर्गियां, मुर्गे जो जिनसे एग और चिकन मीट प्राप्त होता है, उसकी अलग अलग ब्रीड। तो फोवल ब्रीड में बच्चों असील ब्रीड का नाम है, असील, जिसका ये तो मेन फाइटिंग ब्रीड है, फाइटिंग। कुछ कंट्रीज में बच्चों मुर्गों की लड़ाइयां कॉक फाइटिंग बोलते हैं ना, तो फाइटिंग ब्रीड है, एग्रेसिव ब्रीड है फोवल की असील। ब्रह्मा, ये न्यू हैम्पशायर ब्रीड का नाम है। व्हाइट लेगहॉर्न ब्रीड है बच्चों, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। इसके अलावा रोड आइलैंड और प्लाईमाउथ रॉक, ये डिफरेंट ब्रीड ऑफ फोवल। अब देखो बच्चों, व्हाइट लेगहॉर्न के ब्रैकेट में मैंने लिखा लेयर, LAYER। लायर ब्रीड वो होती है जिनसे इनका मेन यूज होता है फॉर एग लेइंग। तो ये तो वो ब्रीड है जिनका मेन रोल अंडे देने में, एग लेइंग में आती है, उनको लेयर ब्रीड बोलते हैं। और ब्रोइलर, ब्रोइलर वो वाली ब्रीड है, इनका मेजर यूज बच्चों होगा चिकन, चिकन प्रोडक्शन में, वो ब्रोइलर ब्रीड कहलाती है। तो ब्रोइलर में नाम आ गया प्लाईमाउथ रॉक, ये वो ब्रीड है जो मेनली चिकन इससे मिलेगा। और लेयर उन ब्रीड को बोलते हैं जिनसे मेन एग लेइंग में रोल होता है। तो इसमें बेस्ट है व्हाइट लेगहॉर्न, और ब्रोइलर में एक है प्लाईमाउथ रॉक, ये डिफरेंट नेम ऑफ फोवल ब्रीड। अब इनकी भी एक डिजीज रानी खेत, न्यू कैसल डिजीज, एक वायरल डिजीज है, मोस्टली बर्ड्स में, मुर्गियों में ये होती है, रानी खेत या न्यू कैसल डिजीज। ये भी बच्चों इसका पैथोजन क्या लिखा? पैरामिक्सो, पिकोरना वायरस होता है। ऐसे एक बर्ड फ्लू नाम सुन रखा अपन ने, वो स्वाइन फ्लू है। बर्ड फ्लू, इसका भी वायरस बच्चों H5N1 वायरस। क्लियर? तो ये कुछ अलग अलग अपन ने ब्रीड की बात करी, जिसमें काऊ एक अपने फोल के बारे में दे रखा है। तो ब्रीड के नाम अपन एक बार याद रख लेंगे, या एनसीईआरटी के साइड में आप इन नेम को लिख लें। गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी एज कंपेयर्ड टू दोज ऑफ अदर मेल्स। ट्राई टू रिकलेक्ट होमोजाइगस प्योर लाइन डेवलप्ड बाय मेंडल एज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर, वही पी प्लांट में प्योर लाइन। ए सिमिलर स्ट्रेटेजी इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग प्योर लाइन्स इन कैटल्स एज वाज यूज्ड इन केस ऑफ पी। इन ब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, इन ब्रीडिंग से क्या इंक्रीज होगी? होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। Thus inbreeding is necessary if we want, अंडरलाइन बच्चों, टू इवॉल्व ए प्योर लाइन इन एनिमल। तो एनिमल में अगर प्योर लाइन डेवलप करनी हो तो क्या करवाई जाएगी? इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। ठीक है, हर स्टेप पे अपन एनिमल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो किसी में बच्चों अगर हार्मफुल जीन या लेस डिजायरेबल कैरेक्टर है तो उसका अगली जनरेशन के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, बस तो उसको एलिमिनेट कर दो। इट ऑल्सो हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन। तो कम योग्य जीन्स को वहां से हटा दो। Therefore, this approach where there is selection at each step increase the productivity of inbreed population. However, अब सुनना बच्चों, continue inbreeding especially close inbreeding usually reduce fertility and even productivity. Underline कर लेना। तो close relative में inbreeding अगर continue हो तो fertility और productivity कम हुई। This is called inbreeding depression. Whenever this becomes a problem, selected animal of the breeding population should be mated. अब देखो वो आउट क्रॉसिंग वाली बात आ जाएगी। शुड बी मैटेड विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड। तो ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसमें उसे किसके साथ क्रॉस करवाई जाए? अनरिलेटेड सेम ब्रीड वाले सुपीरियर एनिमल के साथ। अनरिलेटेड मतलब वो आपस में क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन सेम ब्रीड का होना चाहिए।
तो ऐसी कंडीशन अपन ने आउट क्रॉसिंग में पढ़ ली थी, जो अभी आ रही है सामने। दिस यूजुअली हेल्प रिस्टोर फर्टिलिटी एंड हेल्थ। दूसरा, आउटब्रीडिंग की बात करें तो आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स विच में बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड भी हो सकता है, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन लाइक आउट क्रॉसिंग, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड क्रॉस ब्रीडिंग और डिफरेंट स्पीसीज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों ये आउट ब्रीडिंग के अलग अलग टाइप है, जिसमें आउट ब्रीडिंग का पहला टाइप हमने बोल दिया आउट क्रॉसिंग। तो आउट क्रॉसिंग सुन लो, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मैटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड। ब्रीड अभी भी क्या है, सेम, लेकिन बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। लेकिन उन दोनों सुपीरियर मेल और फीमेल में 4 to 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, मतलब वो आपस में क्लोज रिलेटिव नहीं होंगे। The offspring of such a mating is known as outcross, मतलब आउटक्रॉसिंग की जो प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग है उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, आउटक्रॉस ही बोल देंगे। It is the best breeding method for animals that are below average in productivity in milk production, growth rate in beef, cattle, etc. तो जिनका प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन नॉर्मल से कम है, उनके लिए मेथड बेस्ट है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। A single outcross underline बच्चों often help to overcome inbreeding depression। तो inbreeding depression को दूर करने के लिए क्या करवाया जाता है, outcross। Then second, outcrossing के बाद second आ गया क्रॉस ब्रीडिंग। हेलो, तो क्रॉस ब्रीडिंग इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मैटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, मतलब ब्रीड अलग अलग हो गई, डिफर हो गई। क्रॉस ब्रीडिंग अलो द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड टू बी कंबाइंड। हो गया ना बच्चों, एक ब्रीड मान लो ए है, एक ब्रीड है बी, दोनों के क्रॉस से क्या बनी, सी। तो सी वाली प्रोजेनी में ए और बी दोनों के कैरेक्टर आ जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। The progeny hybrid animals may themselves be used for commercial production. Alternatively, they may be subjected to some form of inbreeding and selection to develop new stable breed that may be superior to the existing breed। मतलब ये बनने वाली बच्चों जो breed होगी वो existing breed के कंपेयर more superior होगी, ठीक है। Many new animal breeds have been developed by this approach. Hizardale underline कर लेना is a new breed of sheep developed in Punjab by crossing Bikaner Eves and Merino Rams। Rams होता है male sheep, Eves होती है female sheep। क्लियर। चलो लास्ट थर्ड, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। In this method, male and female animals of 2 different related species are mated। स्पीसीज अलग अलग हो गई। In some case, the progeny may combine desirable feature of both the parents and may be of considerable economic value। The mule, do you know what cross leads to production of the mule? तो mule और हिन्नी दोनों एग्जाम्पल अपन ने ले लिए। ये mule का एक बच्चों यहाँ प्यारा सा डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, आप देख लेना। ये लो mule, ठीक है। इसमें मेल डोंकी, डोंकी से ज्यादा क्लोज दिख रहा ना, मेल डोंकी, ये म्यूल। नेक्स्ट, इंसेमिनेशन। तो क्लियर है बच्चों, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, एनिमल ब्रीडिंग, जिसमें प्लांट, जिसमें अपन इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग दोनों के बारे में डिस्कस किया। आगे कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट यूजिंग, छोटी मोटी चीजें और, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ध्यान आया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में। आर्टिफिशियली सुपीरियर मेल के सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट करना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। The semen is collected from the male that is chosen as a parent and injected into the reproductive tract of the selected female by breeder। ब्रीडर या डॉक्टर जो होता है वो सिलेक्टेड मेल के सीमेन को, स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज करेगा, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया। The semen may be used immediately or can be frozen and used at a later date। सीमेन को उसी टाइम यूज कर सकते हैं या कुछ टाइम बाद भी यूज किया जा सकता है। अब बच्चों को कुछ टाइम बाद यूज करने के लिए एक मेथड आती है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन, नाम सुन रखा आपने, क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें बताते हैं ना लिक्विड नाइट्रोजन यूज की जाती है टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में बच्चों वो लंबे टाइम तक सीमेन स्पर्म प्रिजर्वर रह सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन है ना, -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन ए फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस्ड। तो इस सीमेन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं इस फ्रोजन फॉर्म में।
In this way, desirable mating are carried. Artificial insemination help us overcome several problems of normal mating. अब बच्चों इसमें ये है कि भाई डिजायरेबल अगर मेल को सिलेक्टेड है और मान लो वो सुपीरियर मेल उस एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो कहीं और से उस सुपीरियर मेल के स्पर्म को, सीमेन को कलेक्ट करके उस जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इस फॉर्म में। क्लियर है? चलो, ऑफन द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल्स इज फेयरली लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट। नेचुरल मेथड में तो वैसे ही ज्यादा होता है। टू इंप्रूव चांस ऑफ सक्सेसफुली प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड द अदर मीन्स आर ऑल्सो यूज्ड। अब ये वाली टेक्निक भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मैं थोड़ा सा इसको आपको पहले एक्सप्लेन। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओवुलेशन, मल्टीपल का मतलब बच्चों एक से ज्यादा, ओवुलेशन ओवम रिलीज होना। तो इस टेक्निक में क्या करते हैं कि कम टाइम में अपन ज्यादा डिजायरेबल एनिमल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मल्टीपल ओवुलेशन, ओवम का जो रिलीज है वो एक से ज्यादा बार, मोर देन 1 टाइम्स एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब जैसे बच्चों अपने को पता है कि भाई मोस्टली जैसे काऊ की अगर अपन बात करें तो गाय और में पर ईयर लमसम एक बार ओवुलेशन मान सकते हैं अपन, एक ही बार गाय बाछो या बाछी लिया बना होल ईयर में। अब यहां क्या करेंगे, उस डिजायरेबल काऊ, ऐसी काऊ जिसकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा हो, उससे नॉर्मली तो पर ईयर एक ओवम आता है, कंपैरेटिवली एक से अपन इस टेक्निक से ओवम ज्यादा रिलीज करवा सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं और कम टाइम में उसकी प्रोजेनी ज्यादा तैयार की जा सकती है। वो मेथड है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब देखो है क्या बच्चों, इस टेक्निक में क्या किया, हमने एक ऐसी काऊ को सिलेक्ट कर लिया, ऐसी काऊ जिसकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। अब ये काऊ जैसे इसको बोल दिया जेनेटिक काऊ या जेनेटिक मदर बोल दिया ए। ये ऐसी काऊ है जिसके जीन अपने को लेने हैं जिसमें मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है। अब बच्चों नॉर्मली तो पर ईयर 1 ओवम रिलीज होता है, यहां ऐसी काऊ में FSH लाइक हार्मोन की एक्टिविटी इनको दी। FSH लाइक हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH, वही हार्मोन है जो ओवम, ग्रेफिन, फोलाइकल वगैरह बनाते हैं, LH उसको रप्चर करता है, वही सारी। तो जेनेटिक काऊ जिसकी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ज्यादा है उसे सिलेक्ट किया, उसमें FSH लाइक हार्मोन के इंजेक्शन दिए, हार्मोन लगाया, तो बच्चों यहां इस हार्मोन के इंजेक्शन से 6 to 8 एग्स रिलीज हुए पर ईयर। नॉर्मली एक काऊ में एक आता है, यहां इस हार्मोनल एक्टिविटी से हमने एग की संख्या मोर देन 1, तो एक से ज्यादा जब एग आए इस कंडीशन को बोला जा सकता है सुपर ओवुलेशन। इसमें क्या रिलीज हुए, सुपर ओवुलेशन। मल्टीपल हो गया, मोर देन 1 बच्चों, नॉर्मली एक, यहां एक से ज्यादा। अब ये जो एग रिलीज हुए इनको बच्चों फर्टिलाइज करवाया गया, फर्टिलाइज विद सुपीरियर और डिजायरेबल मेल। डिजायरेबल मेल के साथ इनका क्रॉस करवाया गया, ऐसा मेल जिसकी प्रोजेनी ज्यादा बेटर है उसके साथ क्रॉस करवाया। नेचुरली भी क्रॉस हो सकता है या आर्टिफिशियली भी इंसेमिनेशन हो सकता है। ऐसे सुपीरियर मेल के सीमेन को आर्टिफिशियली फीमेल काऊ के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या कर दिया, इंजेक्ट। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से बच्चों क्या बना, जाइगोट बना। सुनते रहियो। इस जाइगोट को फिर जब डिवीजन हुआ तो जाइगोट में डिवीजन के बाद बच्चों अलग अलग स्टेज से 8 to 32 सेल स्टेज बन गई। पहले डिवीजन से 2, 4, 8, 16 ऐसी अलग अलग ये स्टेजेस बन गई। अब 8 to 32 सेल स्टेज तक बच्चों इस स्टेज के आसपास क्या किया, इन सेल्स को नॉन सर्जिकली रिमूव नॉन सर्जिकली, मतलब ये स्टेजेस कहां चल रही है, उस जेनेटिक काऊ के अंदर चल रही है। तो डॉक्टर ब्रीडर नॉन सर्जिकली इन सेल स्टेज को उस काऊ से बाहर निकालेगा। नॉन सर्जिकली, सर्जिकली मतलब ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के नॉन सर्जिकली वो इस स्टेज को इस काऊ से बाहर निकाल लेगा। देन क्या करेंगे, ये जो 8 to 32 सेल स्टेज है बच्चों, इसे ट्रांसफर टू
सरोगेट काऊ। दूसरी गाय में, प्रतिनियुक्ति गाय में, वहां इसको क्या कर दिया जाएगा, ये मान लो दूसरी काऊ है, उसमें इनको क्या कर देंगे, ट्रांसफर, सरोगेट काऊ, ये मान लो बी, इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो रिमेनिंग जो डेवलपमेंट है वो किस में हो रहा है, इस सरोगेट काऊ में हो रहा है, इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो जो पहले वाली बच्चों जेनेटिक काऊ थी वो फिर से ओवम प्रोडक्शन के लिए क्या हो गई, फ्री हो गई। तो उसने ओवम दिए, जीन उसके हैं, लेकिन डेवलपमेंट हम करवा रहे हैं किसी दूसरी काऊ में। फिर से सुन लो, दैट्स मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। क्या किया इसमें, पहले बच्चों सुपीरियर फीमेल, वो जेनेटिक काऊ इसलिए बोल दिया, इसके जीन चाहिए, इसमें मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी ज्यादा है। इसमें एफएसएच हार्मोन लाइक इंजेक्शन देके एक से ज्यादा ओवम रिलीज करवाए, मोर देन 6 to 8 मान लो। इस प्रोसेस को नाम दिया सुपर ओवुलेशन। देन इन एग को फर्टिलाइज करवाया सुपीरियर और डिजायरेबल मेल के स्पर्म से, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। फिर जाइगोट बना, जाइगोट से बच्चों 8 to 32 सेल स्टेज बनी। इस स्टेज को ये ध्यान रखना, नॉन सर्जिकली, बिना ऑपरेशन के रिमूव करवाया, बिना शल्य क्रिया के। ऑपरेशन से तो फिर बच्चों टाइम ज्यादा लगेगा रिकवरी में। नॉन सर्जिकली रिमूव करवा के इन सेल स्टेज को देन ट्रांसफर किया किसमें, सरोगेट काऊ में, प्रतिनियुक्ति गाय में इनको ट्रांसफर कर दिया, दूसरी गाय के यूट्रस में। तो रिमेनिंग डेवलपमेंट अब कहां होगा, इस सरोगेट काऊ में होगा। और जो फिर बर्थ होंगे उनमें जेनेटिक कैरेक्टर आ जाएंगे उस जेनेटिक काऊ के जैसे, जिनके ओवम हमने लिए, जिनके जीन अपने लिए हैं। तो कम टाइम में ज्यादा ओवुलेशन, ज्यादा एग रिलीज कराना, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो ये मल्टीपल ओवुलेशन हो गया और फिर इस एम्ब्रियो को हमने दूसरी गाय में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट, एक इससे बच्चों अपन कम टाइम में हर्ड इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इन एनिमल्स की नंबर को हम बढ़ा। मोइटी इज वन सच प्रोग्राम फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट। हर्ड समझ गए ना इनका ग्रुप। इन दिस मेथड ए काउ इज एडमिनिस्ट्रेट हॉर्मोन्स विच एफएसएस लाइक एक्टिविटी टू इंड्यूस फोलिकुलर मैचुरेशन एंड सुपर ओवुलेशन। क्या वर्ड आया बच्चों, सुपर ओवुलेशन। क्या, इंस्टीड ऑफ वन एग विच दे नॉर्मली इल्ड पर साइकिल में कितना एग, एक एग नॉर्मली रिलीज होता है, उसकी जगह अब यहां क्या कर दिया, दे प्रोड्यूस 6 to 8 eggs. The animal is either mated with an elite bull or artificially inseminated. ठीक है बच्चों। The fertilized egg at 8 to 32 cell stage are recovered non-surgically, ये ध्यान रख लेना, and transferred to surrogate mother। दूसरी काऊ को surrogate काऊ मदर बोल दिया। The genetic mother is available for another round of super ovulation। तो वो जो जेनेटिक मदर थी जिसके ओवम स्टार्ट में हमने लिए थे, वो फिर से अगले ओवुलेशन के लिए तैयार है, रेडी है। दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन डेमोन्स्ट्रेट फॉर कैटल, शिप, रैबिट, बफेलो, मेयर्स। इन सब में इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा चुका है। हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स। हाई क्वालिटी का मीट बच्चों वो होता है जिसमें लीन मीट विद लेस लिपिड, फैट जिसमें क्या हो, कम, वो हाई क्वालिटी का मीट हो गया। बुल्स हैव बीन ब्रीड सक्सेसफुली टू इंक्रीज हर्ड साइज इन ए शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम में हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, नंबर को बढ़ा सकते हैं। ये आ गया MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो मेन तो इस चैप्टर में बच्चों एनिमल ब्रीडिंग वाला ही पार्ट है। इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग को अच्छे से समझ लियो। एक फिर ये MOET, इससे क्वेश्चन बन सकता है। चलें, चलो आगे। हाँ, बी कीपिंग। अब बच्चों अपन इस पॉइंट पे आते हैं, बी कीपिंग। तो बी यहाँ हनी बी से वर्ड है, हनी बी मधुमक्खी। अब बी कीपिंग मोस्टली अपन बच्चों हनी बी से क्या, हनी और बी वैक्स, उससे प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके लिए हनी बी की रियरिंग करना, पालना बी कीपिंग या एपीकल्चर कहलाता है। तो बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। हनी प्रोडक्शन के लिए उन हाइव्स की मेंटेनेंस करना। इट हैज बीन एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। मेन तो बच्चों एज ओल्ड पुराना इंडस्ट्री बताते हैं। हनी is a food of high nutritive value and also find use in the indigenous system of the medicine। ये जो अपना आयुर्वेदिक सिस्टम है बच्चों, इसमें हनी काढ़े वगैरह के साथ दिया जाता है, तो हाई न्यूट्रिटिव इसकी वैल्यू है। हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूस बी वैक्स। हनी बी से बी वैक्स भी बनता है, विच फाइंड मेनी यूज इन इंडस्ट्री सच एज इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेज ऑफ वेरियस काइंड। कॉस्मेटिक और पॉलिशेज में बी वैक्स बच्चों यूज करते हैं। द इंक्रीज डिमांड ऑफ हनी हैज लेड टू लार्ज स्केल बी कीपिंग प्रैक्टिस। इट हैज बिकम एन एस्टेब्लिश्ड इनकम जनरेटर
generating industry, whether practiced on a small or on a large scale. Beekeeping can be practiced in any area where there are sufficient bee posture of some wild shrub, fruit, orchid and cultivated crop. अपने को पता ना कि हनी बी बच्चों मेन पोलिनेटर भी होता है, तो जिस एरिया में क्रॉप वगैरह है वहाँ इनको इजीली अपन कल्टीवेट कर सकते हैं। बिल्कुल। There are several species of honey bee which can be reared. Of these, the most common species underline Apis indica. ये इसके नेम बच्चों Apis indica। एक और स्पीसीज आप याद रख सकते हो Apis dorsata। Apis dorsata largest honey bee होती है, ये Apis indica। Bee hives can be kept in one's courtyard, on the veranda of the house or even on the roof. Beekeeping is not labor intensive, ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक नहीं है, किसी भी खुले एरिया में अपन इन आर्टिफिशियल हाइव्स को रख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों, beekeeping though relatively easy does require some specialized knowledge, and there are several organizations that teach beekeeping. The following point are important for successful beekeeping. रीडिंग लगाने वाली बात है। Knowledge of the nature and habit of bees, नेचर और हैबिट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। Selection of suitable location for the keeping the bee hives, ऐसी जगह सुटेबल लोकेशन को सिलेक्ट करें जहां बी हाइव्स को रख सकें। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन एंड हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स। बीज अंडरलाइन आर द पोलिनेटर ऑफ मेनी ऑफ आवर क्रॉप स्पीसीज सच एज सनफ्लावर, ब्रेशिका, एप्पल एंड पियर। कीपिंग बी हाइव्स इन क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीज पोलिनेशन एफिशिएंसी एंड इंप्रूव द यील्ड, बेनिफिशियल बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रॉप यील्ड एंड हनी यील्ड। तो फ्लावरिंग पीरियड के टाइम बच्चों अगर बी हाइव्स को क्रॉप के बीच में रख दिया जाए तो उधर पोलिनेशन कैपेसिटी भी बढ़ेगी, क्रॉप यील्ड भी बढ़ेगी और इधर हनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट होता है। क्लियर है। अब इसमें लास्ट बच्चों फिशरीज आता है, फिर मैं कुछ बी हाइव्स के बारे में भी कुछ बातें आपको हनी की न्यूट्रिटिव वैल्यू और ऐड करवा दूंगा। तो पहले अपन इस पॉइंट को क्लियर कर ले, फिशरीज। तो फिशरीज अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको, फिशरीज में केवल फिशेज के बारे में नहीं है बच्चों, फिशेज के अलावा जो भी एक्वेटिक एनिमल अपने बेनिफिशियल है उनकी रेयरिंग के लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, फिशरीज। फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, शेल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। आगे एक्वेटिक एनिमल आगे, शेल फिश, शेल का मतलब मोलस्का हो गया ना, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग शेल होता है तो उनको शेल फिश बोल दिया। ठीक है। A large number of our population is depend on fish product and other aquatic animals such as prawn, crab, lobster, edible oyster, etc. for food। तो ये जो कोस्टल एरियाज वाले बच्चों पॉपुलेशन वो डिपेंड मेनली सी फूड पर रहती है। Some of the freshwater fishes which are very common include, अंडरलाइन करना, कतला, रोहू, कॉमन कार्प, ये फ्रेश वाटर एडिबल फिशेज है, मीठे पानी के एडिबल फिशेज। सम ऑफ द मैराइन फिशेज दैट आर ईटन इंक्लूड हिल्सा, सार्डिन, मैकेरल एंड पॉम्फ्रेट। याद कर लियो बच्चों, ये मैराइन है जो एडिबल होती है और ऊपर वाली फ्रेश वाटर है। अब इन फिशेज में जो मैराइन फिशेज है इनमें वो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये मैंने आपको बायोमोलिक्यूल में बता रखा है, ये सोर्स होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। बॉडी के लिए ये इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड है जो इन मैराइन फिशेज में एनरिच्ड होती है। चलें आगे। नेक्स्ट, फिशरीज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडिया इकोनॉमी। It provides income and employment to millions of fishermen and farmers, particularly in the coastal state. ठीक है। For many, it is the only source of their livelihood. In order to meet the increasing demand on fisheries, different techniques have been employed to increase production. For example, through aquaculture and pisciculture, we have been able to increase the production of aquatic plant and animal, both freshwater and marine. तो देखो बच्चों नए वर्ड आ रहे हैं। Find out the difference between pisciculture and aquaculture. अभी डिस्कस करेंगे इनके बारे में। This has led to the development and flourishing of fisheries industry, and it has brought a lot of income to the farmers in particular and the country in general. We now talk about blue revolution as being implemented along the same lines as green revolution. इनकी भी अपन डिस्कस करते हैं आगे। प्लांट ब्रीडिंग वाला ये बच्चों बोटनी वाले पोर्शन में आपको करवा चुके हैं। तो आज अपन ने ये वाला लेक्चर एनिमल ब्रीडिंग का हाफ पार्ट से एक क्वेश्चन 100% नीट में कवर होता है। अब पहले थोड़ा सा मैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें एक्स्ट्रा बच्चों को आपको बता दूं, देन प्रीवियस ईयर वाले अपन क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व करते हैं। रेडी? मैंने कुछ बोर्ड पे मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, ये अपन कुछ एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो बता देता हूं मैं आपको। एक्वाकल्चर
पीसी कल्चर एंड फिशरीज। फिशरीज तो बता ही दिया, अब इनके मीनिंग समझ लियो बच्चों। एक्वा कल्चर का तो मीन हो गया रेयरिंग ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट, रियरिंग और कैरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट, ह्यूमन बेनिफिशियल, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो एक्वाकल्चर तो आ गया बच्चों कल्चर, रियरिंग ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट, तो इसमें एनिमल और प्लांट दोनों हैं जो ह्यूमन के लिए क्या होंगे, बेनिफिशियल, दैट्स एक्वाकल्चर। पीसी कल्चर, पीसी टर्म यूज किया था पाइसीज, पाइसीज में हमने किसको लिखा था, सुपर क्लास पाइसीज में ओनली फिशेज, ट्रू फिशेज। तो इसमें आ जाएगा रियरिंग ऑफ, rearing, caring, shelling of fishes। तो केवल अगर फिशेज की बात करता हूं तो बच्चों वो टर्म आएगा पीसी कल्चर, वो मैराइन फिश भी हो सकती है, वो फ्रेश वाटर भी हो सकती है। फिशरीज अगर वर्ड आ रहा है, हिंदी में मत्स्यिकी दे रखा है बच्चों, फिशरीज, इसमें आ गया रेयरिंग ऑफ ओनली एक्वेटिक एनिमल्स, रेयरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, लाइक इसमें फिशेज भी है, इसमें बच्चों मोलस्कन भी है, इसमें क्रेब क्रस्टेशिया भी है। तो समझ गए डिफरेंस, एक्वाकल्चर में एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स दोनों, पीसी कल्चर में केवल फिशेज की बात होगी रियरिंग, उसमें मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों है बच्चों। और फिशरीज की बात करूं तो एक्वेटिक एनिमल्स जिसमें फिशेज भी है, जिसमें मोलस्कन भी है, शेलफिश, जिसमें प्राण, लोबस्टर, झींगा, वो सब भी है, क्रस्टेशियंस। तो इन सब के लिए बात करें तो ये क्या जाएगा, ये क्लियर ये तीनों टर्म। इसके अलावा बच्चों और कुछ बातें, जैसे वो रिवॉल्यूशन की बात की, एक ब्लू रिवॉल्यूशन वर्ड आया है, ऐसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति हमने सुना है, ऐसी व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऐसे पिंक रिवॉल्यूशन है ना, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन तो किसकी प्रोडक्टिविटी से, ध्यान रख लियो, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में तो क्रॉप्स, ग्रीन प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने वाले जो स्ट्रेटेजी थी वो ग्रीन रिवॉल्यूशन था। व्हाइट रिवॉल्यूशन बच्चों मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और इसके प्रोडक्ट की यील्ड को इंक्रीज करना, व्हाइट रिवॉल्यूशन था। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू एक्वेटिक, ओशन ब्लू कलर के होते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल प्लांट जो आपके लिए बेनिफिशियल है उनकी प्रोडक्टिविटी यील्ड को इंक्रीज करने की जो स्ट्रेटेजी है, इट्स पार्ट ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन में बच्चों पिंक, मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, उसकी यील्ड बढ़ाना, ये पिंक रिवॉल्यूशन, मेनली प्रॉन, झींगा जो एडिबल होते हैं, तो इसको अपन ने बोल देंगे पिंक रिवॉल्यूशन। ये अलग अलग टाइप की रिवॉल्यूशन, क्रांतियां, नीली क्रांति, हरित क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये सब क्लियर। नेक्स्ट, इसी में और कुछ वर्ड जैसे बच्चों इंपॉर्टेंट अपन चल ही रहे हैं, वो जैसे हनी के बारे में बता रहे थे, हनी कि भाई हनी बी का एक प्रोडक्ट हनी होता है, एक बी वैक्स होता है ना, दो प्रोडक्ट होते हैं बच्चों। हनी बी जो है एपिस, हनी भी आता है, उससे बी वैक्स भी आता है। अब हनी बी में जो हनी है बच्चों और जो बी वैक्स है, बी वैक्स इसका प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, एक तो ये चीज ध्यान रखियो, इसका जो प्राथमिक उत्पाद है वो कौन होगा, बी वैक्स, प्राइमरी प्रोडक्ट। हनी इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है। और हनी बच्चों हमने बता रहे थे, हनी के कंपोजिशन में जैसे फ्रुक्टोज होती है मैक्सिमम, ग्लूकोज होती है, देन सुक्रोज होती है। तो हनी में सबसे ज्यादा शुगर अगर पूछे तो कौन सी होगी, फ्रक्टोज, शहद में, इसलिए इसको हनी शुगर भी बोलते हैं, स्वीट होता है। हनी में कुछ विटामिन भी होते हैं बच्चों, बी, सी एंड डी, ये विटामिन प्रेजेंट होते हैं हनी में। और जो हनी है वो एक्चुअल में बच्चों, अब देखो हनी बी जो होती है ये आपको ध्यान ही है, पढ़ के आए हैं, हनी बी में अपन बताते हैं सोशल इंसेक्ट है, सामाजिक कीट है, और इसमें बच्चों क्वीन होती है, इसमें मेल होता है। हनी बी में मेल को क्या बोलते हो, ड्रोन, और वर्कर्स होती है, श्रमिक होते हैं।
ध्यान है अपने को। हमने पढ़ा है जो क्वीन है बच्चों ये डिप्लॉयड होती है, मेल इसमें हैप्लॉयड होता है, वर्कर भी डिप्लॉयड होते हैं। तो जो वर्कर होते हैं, श्रमिक सबसे ज्यादा होते हैं हनी बी के हाइव्स में, छत्ते में। वर्कर ही बच्चों क्या करते हैं, वर्कर जो फ्लावर का नेक्टर होता है, फूल का मकरंद जिसको बोलते हैं अपन, उस नेक्टर से ही, नेक्टर में अलग अलग सुक्रोज एंजाइमेटिक एक्शन के बाद, कंसंट्रेट होने के बाद, यही नेक्टर को फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हनी में। तो एक छोटी सी बात याद रख लियो, ये जो वर्कर है वो इस नेक्टर से हनी बना रहे हैं। तो एक तरह से हनी जो बच्चों है वो एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, हनी प्लांट प्रोडक्ट है, क्योंकि किससे बन रहा है वो, नेक्टर है, उससे फिर हनी फॉर्म होता है। तो एक तरह से प्लांट प्रोडक्ट है। हनी में फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज ये है, विटामिन बी, सी और डी प्रेजेंट होता है, और बी वैक्स इसका हनी बी का प्राइमरी प्रोडक्ट है। तो ये जो बी वैक्स है, ये भी ध्यान रख लियो बच्चों कि जो वर्कर होते हैं ना, वर्कर, इन वर्कर की एब्डोमिनल ग्लैंड, इंसेक्ट है बच्चों हनी बी, तो इसकी जो उदरीय ग्रंथि है, एब्डोमिनल ग्लैंड है, उससे बी वैक्स, एब्डोमिनल ग्लैंड से वो क्या फॉर्म करता है, बी वैक्स, मधु का मोम इसको बोलते हैं, वो इसकी एब्डोमिनल ग्लैंड का प्रोडक्ट होता है वर्कर की। तो क्वीन और वर्कर डिप्लॉयड है, और जो मेल है वो हैप्लॉयड होता है। क्रोमोसोम नंबर भी ध्यान रख लेना, क्वीन में 32, ये जेनेटिक्स में आता है बच्चों, ड्रोन में 16 और वर्कर में भी क्रोमोसोम 32। क्लियर। अब हनी बी में ही बच्चों एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, बी डांस, हनी बी का डांस, मधुमक्खी नृत्य, डांस भी करती है, देखो कब क्या कैसे। तो बी डांस के बारे में बच्चों, इस डांस की ऐसा वैसा डांस नहीं है, इस डांस को डिस्कवर किया था कार्ल वॉन फ्रिश ने, एक साइंटिस्ट थे कार्ल वॉन फ्रिश, इन्होंने बी डांस को डिस्कवर किया था, और स्पेशल डिस्कवरी, स्पेशल डांस की डिस्कवरी के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। कार्ल वॉन फ्रिश क्या डिस्कवर किया था, बी डांस। अब बच्चों हनी बी डांस करती कब है वो अपन समझते हैं। इसमें दो टाइप के डांस बता रखे हैं, एक तो राउंड डांस, घूमर, घूमर बोल सकते हो राउंड डांस, एक बच्चों टेल वैगिंग डांस, राउंड डांस एंड टेल वैगिंग डांस, दुम दोलनी नृत्य। ये हनी बी में दो टाइप के डांस डिस्कवर्ड बाय कार्ल वॉन फ्रिश, और इसके लिए उन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज। बच्चों डांस क्यों करती है, देखियो राउंड डांस और टेल वैगिंग डांस। राउंड डांस में तो क्या होता है, पहली बात तो इस डांस का रोल ये है कि जो हाइव छत्ता, उससे बच्चों फूड सोर्स, भोजन का जो स्रोत है वो कितनी दूरी पे है, किस डायरेक्शन में है, वो बताने के लिए। जैसे मान लो हाइव्स यहां है, ये मान लिया अपन ने हनी बी का हाइव है, छत्ता है, ठीक है। अब हाइव से यहां मान लीजिए ये है फूड सोर्स, क्लियर, फूड सोर्स कोई क्रॉप बगीचा कोई भी है। तो बच्चों जो वर्कर होते हैं, श्रमिक, उनका काम यही है कि भाई वो फूड सोर्स और का पता लगाए, कहां है कैसे है। तो अगर फूड सोर्स मान लिया अपन ने, ये भोजन का स्रोत यहां हाइव, अब बच्चों अगर इसकी डिस्टेंस, फूड सोर्स और हाइव की डिस्टेंस 70 to 75 मीटर के लमसम है, अंडर 75 मीटर तक है, तो वर्कर गए, इस फूड सोर्स का पता लगाया, पास में ही है, वापस वो हाइव में आएंगे, रिमेनिंग वर्कर और बाकी को कैसे बताएंगे, राउंड डांस करके। तो राउंड डांस अगर वो कर रहे हैं तो इंडिकेशन है कि फूड सोर्स हाइव के पास है, 75 मीटर की डिस्टेंस के अंदर ही है। अब अगर फूड सोर्स की डिस्टेंस हाइव से बच्चों मोर देन 75 मीटर हो, जैसे 100 और 150 मीटर या ज्यादा हो, तब अगर डिस्टेंस फूड सोर्स की हाइव से ज्यादा है, तब वो कैसा डांस शो करेंगे, टेल वैगिंग डांस। तो इस डांस का मीन हो गया, डांस क्यों, दो चीजें, एक तो डांस फूड सोर्स और हाइव के बीच की डिस्टेंस को इंडिकेट करेगी, एक उसकी डायरेक्शन, दिशा को एक्सप्लेन करता है। तो अगर फूड सोर्स छत्ते के पास है देन टेल राउंड डांस, और डिस्टेंस ज्यादा है तो टेल वैगिंग डांस। तो डायरेक्शन और फूड सोर्स की डिस्टेंस, क्लियर। ये हनी बी डांस की अपन ने बात की। एपिस इंडिका
हनी बी से आपको हनी और बी वैक्स, हनी वैसे नेक्टर से प्लांट प्रोडक्ट, और इसका खुद का प्राइमरी प्रोडक्ट होता है क्या, बी वैक्स। चलें बच्चों, एक एपीकल्चर की तरह मैं यहां वर्ड लिख रहा हूं, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। एनिसेडियम नहीं फिर भी जैसे आपकी जो आर्थ्रोपोडा है टैक्सोनॉमी एनिमल किंगडम, उसमें दे रखा है इंसेक्ट, तो नॉर्मली मैं बता देता हूं क्वेश्चन आ जाए तो। सेरीकल्चर, अब बच्चों सेरीकल्चर नाम से रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, रेशम कीट का पालन, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। तो रेशम कीट के पालन को क्या बोल देंगे, सेरीकल्चर। जैसे एपिस हनीबी का जो रेयरिंग था वो एपीकल्चर था, ये रेशम कीट। अब इसमें बच्चों जो सिल्कवर्म होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स मोराई, साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्कवर्म। क्लियर। अब सेरीकल्चर में बच्चों अब देखिए इसमें भी अलग अलग है। अलग अलग वैरायटी के, जैसे एक मलबेरी सिल्कवर्म, मलबेरी प्लांट सहतूत होता ना बच्चों, एक टशर सिल्कवर्म, एक आता है मूंगा सिल्कवर्म। ये लो, तो मलबेरी बच्चों ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क है, और ये इसी बॉम्बिक्स मोराई इस सिल्कवर्म से ये प्रोडक्ट आता है। टशर सिल्कवर्म बच्चों एंथीरिया इंसेक्ट से, और मूंगा सिल्कवर्म भी एंथीरिया ये वाला, ये अपने इंडिया में आसाम में बच्चों इसको मूंगा सिल्क भी बोलते हैं ये। और सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का है वो कौन सा हो गया, मलबेरी सिल्कवर्म, बेस्ट क्वालिटी का रेशम इससे आता है। और इसके लिए इंसेक्ट कौन सा, यही बॉम्बिक्स मोराई, ये सिल्कवर्म। सबसे पहले चाइना से बच्चों ये सिल्क वहाँ से डिस्कवरी इनकी हुई थी। और टसर सिल्कवर्म इसको मूंगा सिल्क बोलते हैं, जो अपने आसाम में एंथीरिया इंसेक्ट से, बाकी मेन बॉम्बिक्स मोराई जो मलबेरी प्लांट की लीव्स पे डिपेंड रहते हैं, सहतूत पादप की पत्तियां इन पे फीडिंग करते हैं बच्चों। अब देखो सिल्क कैसे क्या, तो सिल्क बच्चों जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, एग से फिर इसमें लार्वा आता है इंसेक्ट में, और इसके लार्वा को नाम देते हैं अपन कैटरपिलर। नाम सुने ना, हनी उसका किसका, बटरफ्लाई का भी कैटरपिलर, सिल्कवर्म के लार्वा को भी कैटरपिलर बोलते हैं। ये जो कैटरपिलर लार्वा है बच्चों, इस कैटरपिलर लार्वा की सलेवरी ग्लैंड या कैटरपिलर लार्वा की जो सिल्क ग्लैंड होती है, सिल्क ग्लैंड बच्चों एक्चुअल में मॉडिफाइड सलेवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथियां, इट्स मॉडिफाइड सलेवरी ग्लैंड। इस सिल्क ग्लैंड से ये क्या रिलीज करती है, सिल्क। तो एग से लार्वा, सिल्कवर्म के लार्वा को क्या बोला, कैटरपिलर। कैटरपिलर की सिल्क ग्लैंड जो रूपांतरित है क्या, मॉडिफाइड सलेवरी ग्लैंड, वहां से बनेगा सिल्क। और ये जब कैटरपिलर बच्चों लार्वा जो होता है वो अपने चारों ओर ऐसे सिल्क को रिलीज कर लेता है, थ्रेड लाइक, फाइबर लाइक, धागे नुमा सिल्क उसके चारों तरफ आ गया। देन स्टेज को नाम देते हैं कोकून। स्टेज क्या कहलाती है, कोकून। फिर कोकून से बच्चों वो इस सिल्क को तोड़कर बाहर आता है प्यूपा एडल्ट स्टेज। तो दो बातें ध्यान रख लेना, आपसे पूछे कि सिल्क का सिक्रीशन कौन सी स्टेज में होता है, तो सिक्रीशन तो होता है लार्वा स्टेज में, और सिल्क को ऑब्टेन प्राप्त किस अवस्था में किया जाएगा, कोकून। तो लार्वा चारों तरफ सिल्क फाइबर को समेट लेगा, लपेट लेगा, देन वो कोकून है। कोकून स्टेज से ऑब्टेन किया जाएगा क्या, सिल्क। तो सिल्क प्राप्त कोकून से होता है, बट सिल्क फॉर्म होता है कैटरपिलर लार्वल स्टेज में उसकी सिल्क ग्लैंड से। क्लियर। अब इसमें ये भी, और वैसे बच्चों जब सिल्क लेना होता ना तो इस कोकून स्टेज में, इंसेक्ट की कोकून स्टेज को खोलते गर्म पानी, हॉट वाटर में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालने से वो तो खत्म हो जाएगा इंसेक्ट कोकून, और फिर उस थ्रेड को अलग कर लेंगे। तो कोकून को, उस मेथड को बोलते हैं स्टिफिंग। नाम याद रखो, तो स्टिफिंग का मतलब कोकून को खोलते पानी में डालना और गर्म पानी में डाल के सिल्क को अलग करना। तो स्टिफनिंग का मीन हो गया रिमूव
सिल्क फ्रॉम कोकून स्टेज, कैसे गर्म पानी में उसको डाल के, स्टिफिंग उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक। अब जो सिल्क है, सिल्क में बच्चों ऐसे भी ध्यान रख लियो, सिल्क के कंपोजिशन में एक प्रोटीन है, वैसे तो बायोमोलिक्यूल में भी आती है, एक तो सेरिसिन प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन, सेरिसिन और फाइब्रोइन प्रोटीन, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी होता है इन कंपोजिशन ऑफ सिल्क, क्लियर। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क को क्या बोल दिया, सेरीकल्चर। इंसेक्ट का नेम क्या हुआ बच्चों, बॉम्बिक्स मोराई। एक इसमें सिल्क वर्म से कनेक्टेड डिजीज भी आप बता देता हूं मैं, पेब्रिन डिजीज, पेब्रिन ये डिजीज का नाम है, और इसका बच्चों जो पैथोजन है वो है नोसेमा। एक प्रोटोजोआ से डिजीज होती है, उस प्रोटोपैथोजन का नाम है नोसेमा। क्या है वो, प्रोटोजोआ। इससे सिल्क वर्म में होने वाली डिजीज पेब्रिन, जिससे सिल्क प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्लियर। तो सेरीकल्चर आ गया, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, बॉम्बिक्स मोराई। एक और बच्चों आपके एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा फाइनल में 3 बेनिफिशियल इंसेक्ट दे रखे हैं, एपिस वो तो हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्क वर्म, और एक लेक इंसेक्ट लाख का कीट, तो उसकी रियरिंग को बोल देते हैं लेक कल्चर। तो लेक कल्चर में आ गया, मैं बता ही देता हूं थोड़ा सा, रियरिंग ऑफ लेक इंसेक्ट, लाख का कीट। लेक इंसेक्ट का बच्चों साइंटिफिक नेम है टेकार्डिया लेका, टेकार्डिया लेका और लैसिफर लेका। लेक इंसेक्ट, लाख चूड़ियां वगैरह बनती है ना, उसको लेक इंसेक्ट, वो भी एक इंसेक्ट का ही प्रोडक्ट है बच्चों। तो टेकार्डिया लेका और लेसिफर लेका इसका साइंटिफिक नेम हुआ। और लेक बच्चों इस इंसेक्ट की जो डर्मल ग्लैंड होती है, डर्मल ग्लैंड, उससे ये लेक सिक्रीट होता है, जिसमें मेनली रेजिन होता है। तो बी वैक्स तो वर्कर की एब्डोमिनल ग्लैंड से, सिल्क सलाइवरी ग्लैंड से, और जो लेक है वो डर्मल ग्लैंड का प्रोडक्ट है, डर्मल चर्मीय ग्रंथियों से रिलीज हो। ये तीनों इंसेक्ट के बच्चों, एपिस इंडिका, बॉम्बिक्स मोराई और टेकार्डिया या लेसिफर लेका। और इस लेक में बच्चों रेजिन मेनली प्रेजेंट होता है अबंडेंट अमाउंट में, क्लियर है। तो ये कुछ अपन ने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता दिए। अब जैसे कुछ एक आध अपन वर्ड भी मैं यहां बता देता हूं, ये वहां मेंशन भी कर लियो आप एनसीईआरटी में। जैसे एक तो वो एनडीआरआई बता रखा है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल में है बच्चों, करनाल हरियाणा। ये बताते हैं अपने इंडिया एशिया का एक लार्जेस्ट डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल हरियाणा में। तो डेयरी फार्मिंग, कैटल्स की अलग अलग ब्रीड यहाँ ये तैयार। इसके अलावा एक वो केमिकल का नाम भी याद रख सकते हो, स्टिलबेस्टेरोल, स्टिलबेस्टेरोल। ये जो केमिकल है बच्चों, इसका यूज होता है फॉर इंड्यूस्ड लैक्टेशन। लैक्टेशन होता है मिल्क सिक्रीशन, दुग्ध स्त्रावण को लैक्टेशन बोलते हैं बच्चों। तो मिल्क सिक्रीशन, लैक्टेशन बढ़ाने के लिए जो केमिकल यूज होता है स्टिलबेस्टेरोल, ऐसा बताते हैं। ये जो स्टेराइल काउज होती है या जिसमें मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, उनको इंजेक्शन ये केमिकल दिया जाता है, जिससे लैक्टेशन, मिल्क सिक्रीशन इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित होता है। तो ये नाम आ सकता है, क्या बोला, स्टिलबेस्टेरोल, क्लियर है बच्चों। इसके अलावा जैसे वो कुछ अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भी अलग अलग बेनिफिशियल, जैसे शिप वगैरह से वूल बनती है, ऊन मिलती है, तो उनकी भी कुछ कैटेगरी बता रखी है। जैसे नेम ऑफ वूल और उसका सोर्स, कौन सी वूल का स्रोत, कौन सा एनिमल है, कहां से। जैसे एक तो बच्चों दे रखी है इधर पश्मीना वूल, नाम है वूल का पश्मीना वूल, उसका सोर्स है कश्मीरी और तिब्बत की ये गोट बकरी। कश्मीरी, तिब्बत, ये जो बच्चों माउंटेन एरियाज की गोट बकरियां होती है ना, इनमें जो हेयर होते हैं वो डेंस होते हैं, उनसे जो वूल मिलती है पश्मीना, वूल का नाम है पश्मीना, जिसका सोर्स है गोट बकरी से। इसके अलावा
अंगूरा वूल नेम है, इसका सोर्स है बच्चों रेबिट, खरगोश से। खरगोश के जो फर होते हैं, बाल कवरिंग होती है, उनसे अंगूरा नाम से वूल आती है, ये नाम है, इनका सोर्स पूछ लेते हैं। ऐसे ही मैरिनो, वो तो शिप है, भेड़ से, मैरिनो पता ही आपको। एक बच्चों शाहतूश, ये भी एक वूल है, शाहतूश वूल, जिसका सोर्स है ये तिब्बतियन एंटीलोप, इसको कॉमन नेम चीरू भी बोलते हैं। तिब्बतियन एंटीलोप है। एंटीलोप ये जो अपने नीलगाय वगैरह होती है ना, हिरण से थोड़ा बड़ा दिखता है एंटीलोप, तिब्बतियन एरिया में इसको चीरू वहां का कॉमन नेम है, वैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इससे जो वूल मिलती है वो शहतूश, और शहतूश बच्चों जो है इसे कंसिडर करते हैं सबसे फाइनेस्ट वूल, फाइनेस्ट, लाइटेस्ट, वार्मेस्ट वूल जो कंसिडर करते हैं वो शहतूश, सबसे हल्की गर्म जो वूल ऊन है वो शहतूश है, जिसका सोर्स है तिब्बतियन एंटीलोप, जिसका वहां कॉमन नेम है चीरू। ये नेम ऑफ एनिमल है बच्चों। इसी को बोल देते हैं किंग्स ऑफ वूल, शहतूश को कंसिडर करते हैं किंग्स ऑफ वूल। तो ये अलग अलग टाइप की वूल की वैरायटी और उनके अलग अलग एनिमल सोर्स। क्लियर? और तो इस चैप्टर में बच्चों ये जो कुछ इंपॉर्टेंट अपन ने, अब मैं इसके जो कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो आपसे शेयर कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आने वाले कुछ। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो बोर्ड पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द चांस ऑफ कंटेक्टिंग बर्ड फ्लू फ्रॉम ए प्रॉपर्ली कुक्ड चिकन एंड एग आर। तो एक पूरी तरह से पके हुए मुर्गी और अंडे से बर्ड फ्लू होने के चांसेस कितने हैं? ये एग्जाम का क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर आती है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो मैं यहाँ सोल्व करा देता हूँ, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कह रहा है कि चांस ऑफ कंटेक्टिंग बर्ड फ्लू फ्रॉम ए प्रॉपर्ली कुक्ड, अगर हमने उसको अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रॉपर्ली कुक किया है, पकाया है, तो इस बर्ड फ्लू होने के चांस क्या होंगे? नन। अभी बताया था ना, बर्ड फ्लू वायरस से बचने का जो अफेक्टेड चिकन है उनको जला करके खत्म कर दो, हाई टेम्परेचर पर ये वायरस सरवाइव नहीं करेगा। फोर्थ हो जाएगा, फिर कोई चांस नहीं होंगे बच्चों। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आओ। एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, A group of animals which are related by descent and share many similarities are referred to as। जंतुओं का ऐसा समूह जो एक वंश से संबंधित है और बहुत सारी समानताओं को साझा करता है, इसी चैप्टर में बताया था, उन्हें अपन क्या बोल देंगे? ब्रीड। वो एक ही ब्रीड के हैं, एक ही नस्ल के हैं। क्लियर? ये लो एग्जाम ओरिएंटेड AIPMP 2008, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? तो बोम्बिक्स मोराई से तो बच्चों सिल्क आता है, सही बात है। पाइला पर्ल, ये मैं आपको टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है वैसे। एपिस से हनी आता है, सही है। लेसिफर से लेक आता है, ये तो पढ़ लिया। पाइला ग्लोबोसा, पाइला बच्चों, पाइला से पाइला एप्पल स्लेन होता है, और जो पर्ल या मोती है वो मैंने आपको टैक्सोनॉमी किंगडम में बता रखा है, ये पिंक टाडा, एक मोलस्का है पिंक टाडा, उससे क्या मिलता है? पर्ल या मोती, ना कि पाइला से, इसलिए इसमें इनकरेक्ट मिसमैच हो गया सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, एग्जाम ओरिएंटेड अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री की वायरल डिजीज में से कौन सी है? ये न्यू कैसल डिजीज अभी बताई थी, जिसको रानी खेत बच्चों बोला था, जिसमें वो कौन सा, हाँ, पैरामिक्सोपी कोरोना वायरस से होने वाली न्यू कैसल डिजीज। क्लियर? नेक्स्ट, द न्यू ब्रीड हिजार्डेल डेवलप्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग इज दैट ऑफ। हिजार्डेल का इस साल भी बच्चों क्वेश्चन आ गया था, एक बार पहले भी आया हुआ है, री RPMT। तो हिजार्डेल किसकी ब्रीड है? शिप, भेड़ की ब्रीड हुई ना, बीकानेरीव्स और मैरिनो रैम्स के क्रॉस से, पंजाब में जो। अगला, आउटब्रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट। आउटब्रीडिंग एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है, क्यों आउटब्रीडिंग बच्चों? इट यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन ऑफ एनिमल्स। अब देखो प्योर लाइन तो किस वजह से आ रही थी? इन ब्रीडिंग से। इज यूजफुल इन ओवरकमिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। बिल्कुल बच्चों, अगर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाए तो उसका ओवरकम ट्रीटमेंट इलाज क्या था? आउटब्रीडिंग, और उसमें भी आउट क्रॉसिंग। क्लियर है? सेकंड हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मैटिंग ऑफ। इंटरस्पेसिफिक
अलग अलग स्पीसीज के बीच वाला, वही एनिमल्स विद सेम ब्रीड विदाउट हैविंग कॉमन एंसेस्टर, गलत बच्चों, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज, तो डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज के बीच का इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। देख लो एनिमल ब्रीडिंग वाले पॉइंट से क्वेश्चन बन रहे हैं हर बार। अगला फिर से वही आ गया, होमोजाइगस प्योर लाइन्स इन कैटल कैन बी ऑब्टेन बाई, होमोजाइगोसिटी और प्योर लाइन के लिए कौन सी ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी, इन की आउट, इन मैटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट ब्रीड, गलत बात बच्चों, मैटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज गलत, मैटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, थर्ड आ गया, अनरिलेटेड नहीं रिलेटेड, क्लोज रिलेटिव, वही तो इन ब्रीडिंग हुआ। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को चयन करो, सेलेक्ट करो। इन ब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, इन ब्रीडिंग हार्मफुल रिसेसिव जीन को सिलेक्ट करता है, बोलो आगे आओ, सारे स्टेटमेंट देख लो। इन ब्रीडिंग हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल, आ गई थी बात, अनडिजायरेबल जीन को हटाएगा, सुपीरियर जीन को एक्यूमुलेट करेगा, संचित करेगा, एनसीईआरटी की लाइन ही है बच्चों। इन ब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, सही है, इनब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज भी करेगा। इनब्रीडिंग इज इसेंशियल टू इवोल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल, बिकॉज प्योर लाइन करने के लिए इनब्रीडिंग जरूरी है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये हार्मफुल रिसेसिव जीन और फर्टिलिटी को रिड्यूस नहीं, फर्टिलिटी को रिड्यूस कब होगी, ड्यूरिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आंसर गया फर्स्ट। अगले पे आ जाओ, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर इनब्रीडिंग, वही इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग के क्वेश्चन हर बार। इनब्रीडिंग इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, पहला ही गलत हो गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, बस, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हो गया क्लियर। लो लास्ट इसी साल 2020 का क्वेश्चन, बाय विच मेथड वाज ए न्यू ब्रीड हिजार्डेल ऑफ शिप फॉर्म्ड बाय यूजिंग बीकानेरिव्स एंड मैरिनो रैम्सो, कौन सी ब्रीडिंग थी बेटा जी, क्रॉस ब्रीडिंग, क्लियर। तो ये हमने इस एनिमल ब्रीडिंग वाले पॉइंट को एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज टर्म्स अपन ऐड कर लिए और प्रीवियस ईयर एग्जाम के भी क्वेश्चन देख लिए, तो ये वाला पॉइंट चैप्टर कंप्लीट। अगले लेक्चर में बच्चों आपके साथ नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ आता हूं, तब तक के लिए मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।